नमस्कार सभी दोस्तों को। मैं विकास सिंह चौहान इस पढ़ने पढ़ाने की महफिल में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम व्हाटएवर यू फील कनेक्टेड विद, जय श्री राम। तो पिछली क्लास में हमने डिस्कशन किया था काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बारे में, और थोड़ा सा मैंने जेंडर को लेकर चला था। आज हम नेक्स्ट कैटेगरी में चल रहे हैं, नेक्स्ट लेवल में चल रहे हैं, जिसका नाम है केस। केस होता क्या है? सबसे पहले हम बात किसकी कर रहे हैं? इंग्लिश की। हम बात किसकी कर रहे हैं? इंग्लिश की। तो इंग्लिश में आज हमारा जो डिस्कशन होगा वो होगा किसके बारे में? केस के बारे में, कि केस होता क्या है। तो केस बेसिकली देखा जाए तो केस नाउन प्रोनाउन के ग्रामेटिकल फंक्शन को बताता है। क्या करता है? नाउन प्रोनाउन को ग्रामेटिकल फंक्शन को डिफाइन करता है। तो मैं इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन लिख देता हूँ। आज हमारा डिस्कशन किससे है? केस से है। ये नाउन का ही एक टॉपिक है, नाउन का ही एक टॉपिक है जिसको बोला जाता है केस। तो केस का मतलब होता है जो नाउन प्रोनाउन के ग्रामेटिकल फंक्शन को डिफाइन करता है, उसे क्या बोलते हैं? केस बोलते हैं। क्लियर? विच डिफाइन द ग्रामेटिकल फंक्शन ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। जो नाउन प्रोनाउन के ग्रामेटिकल फंक्शन को डिफाइन करता है उसे बोलते हैं केस। देखो, केस जो होता है, केस इंग्लिश में, प्रैक्टिकल इंग्लिश में होते हैं 4 प्रकार के। तो उसका मैं नाम लिख देता हूँ। केस जो बेसिकली होते हैं प्रैक्टिकल इंग्लिश में, उस काइंड्स की बात कर रहा हूँ मैं, काइंड्स, वो होते हैं कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। तो एक होता है सबसे पहले सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस, इसको मॉडर्न इंग्लिश में सब्जेक्टिव केस बोला जाता है, बट यदि हम ओल्ड इंग्लिश में चलेंगे तो इसको बोला जाता है एक नए नाम से, पुराने नाम से, जिसको बोला जाता है नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस। क्लियर? ओके। नेक्स्ट होता है, इसी का नेक्स्ट केस होता है, वो होता है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस, जिसको ओल्ड इंग्लिश में एक्यूजेटिव केस के नाम से जानते हैं। एक्यूजेटिव केस के, जो मैं रेड से लिख रहा हूँ वो अब बेसिकली नहीं बोला जाता है। हम यही बस पढ़ते हैं सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस को नॉमिनेटिव केस भी बोला जाता है और ऑब्जेक्टिव केस को एक्यूजेटिव केस बोला जाता है, लेकिन अब ये ओल्ड इंग्लिश में आता है। ठीक है, नाम तो वही सेम है। तीसरा होता है हमारा केस, वो होता है वोकेटिव केस। वोकेटिव केस। एंड नेक्स्ट लास्ट होता है, वो होता है व्हाट? पजेसिव केस। पजेसिव केस होता है। पजेसिव केस को एक अदर नेम से जानते हैं, जिसको बोला जाता है जेनेटिव केस। मैं सारे केस को डिफाइन करूंगा। केस होता क्या है? बेसिकली केस होता है जो नाउन प्रोनाउन के ग्रामेटिकल फंक्शन को डिफाइन करता है, उसे बोलते हैं केस। केस होता है 4 प्रकार का। एक होता है सब्जेक्टिव केस, एक होता है ऑब्जेक्टिव केस, एक होता है वोकेटिव केस, एक होता है पजेसिव केस। सब्जेक्टिव केस का मतलब होता है जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह यूज होता है, उसे बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट यूज होता है, उसे बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। व्हेन नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड इन एनी सेंटेंस एज ए सब्जेक्ट, दैट इज सब्जेक्टिव केस। एंड ऑब्जेक्टिव केस का मतलब होता है जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है, उसे बोला जाता है ऑब्जेक्टिव केस। व्हेन नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज ए ऑब्जेक्ट इन एनी सेंटेंस, दैट इज ऑब्जेक्टिव केस। वोकेटिव केस का मतलब होता है जब कोई नाउन किसी भी सेंटेंस में एड्रेस का काम करता है। एड्रेस, व्हेन नाउन इज यूज्ड टू एड्रेस समवन, जब किसी भी सेंटेंस में कोई भी नाउन, कोई भी नेम किसी को एड्रेस करने के लिए यूज होता है, उसे क्या बोला जाता है? वोकेटिव केस। एंड लास्ट होता है पजेसिव के। पजेसिव केस का मतलब होता है बेसिकली जो बिलोंगिंग को दर्शाता है, अधिकार को बताता है, ऑनरशिप को बताता है, उसे क्या बोलते हैं? पजेसिव केस। मैं एक बार थोड़ा सा इनको लिख देता हूं जिससे आप लोगों को क्लियर रहे। ठीक है, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं सब्जेक्टिव केस की। सब्जेक्टिव केस की
सब्जेक्टिव केस की सब्जेक्टिव केस मैंने बताया है जब नाउन या प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट यूज होता है उसे बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। लिख देता हूं मैं, व्हेन नाउन pronoun is used as a subject। जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस में, मैं यहाँ सेंटेंस नहीं लिखा हूं, किसी भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं उसे बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे मैं बोलूंगा कि राम इज वॉचिंग अ मूवी, राम मूवी देख रहा है। तो यहाँ पर जो ये वर्ड यूज हुआ है राम, ये क्या है, नाउन है। तो ये नाउन हुआ तो ये यहाँ पर सब्जेक्टिव केस हो गया, सब्जेक्टिव केस हो गया। क्लियर? ओके, यहाँ पर सब्जेक्टिव केस, ये नाउन की मैं बात करूँ। ऐसे मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मैं बोलूंगा ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है। तो यहाँ पर जो ही यूज हुआ है प्रोनाउन, ये एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है, ये हो जाएगा तुम्हारा सब्जेक्टिव केस। क्लियर? तो जब कोई भी नाउन या प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट यूज होता है उसे बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्ट है लेकिन है उसे सब्जेक्टिव केस, इसे बोला जाता है सब्जेक्टिव केस। जब किसी भी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट यूज होते हैं उसे बोला जाता है सब्जेक्टिव केस। दूसरा एक है ऑब्जेक्टिव। दूसरा सेंटेंस ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब होता है जब नाउन प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस में एज ए ऑब्जेक्ट यूज होते हैं। यहां पर मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। व्हेन नाउन और प्रोनाउन is used as an object। जब किसी भी सेंटेंस में कोई भी नाउन प्रोनाउन एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं उसे बोला जाता है क्या, ऑब्जेक्टिव केस। एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल मैं लिखता हूं तो लिखूं राम कॉल्ड रीना। तो यहाँ पर सेंटेंस ये है कि यहाँ पर जो रीना है वो क्या है, एक नाउन है, लेकिन यूज कैसे हुआ सेंटेंस में, एज ए ऑब्जेक्ट। ये हो जाएगा तुम्हारा ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। ठीक है, ओके। फिर एक और सेंटेंस में प्रोनाउन की तरह लेता हूं। जैसे मैं बोलूंगा ही लव्स हर, ही लव्स हर। तो यहाँ पर जो हर है ये कैसा यूज हुआ है, एज ए ऑब्जेक्टिव केस यूज हुआ है। ये तुम्हारा क्या है, नाउन, सी से हुआ है हर। क्लियर? अब नेक्स्ट कैटेगरी चलते हैं जो था वोकेटिव केस। आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है वोकेटिव केस। इसको वोकेटिव नहीं पढ़ा जाता, वोकेटिव केस। वोकेटिव केस का मतलब होता है, मैं यहाँ पर डेफिनेशन इसकी लिख देता हूं। व्हेन नाउन इज यूज्ड टू एड्रेस समवन। जब किसी नाउन का यूज किसी को एड्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, राम यू कैन टेक दिस बुक, राम यू कैन टेक दिस बुक। ऐसे एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख देता हूँ, राम यू कैन टेक दिस बुक। यहाँ पे एक दो सेंटेंस में एक और लिख देता हूँ। जैसे मैं बोलूंगा राम, दूसरा कोई नेम देता हूँ, अमित यू आर डूइंग रॉन्ग। ठीक है, तो इस सेंटेंस में देखते हैं कि राम, यहाँ पर एक क्या यूज हुआ है, राम यहाँ पर यूज हुआ है एक नाउन,
यू क्या है, एक प्रोनाउन है। तो मैंने बोला कि किसी भी सेंटेंस में जब कोई नाउन या प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट यूज होते हैं उसे बोला जाता है सब्जेक्टिव केस। अब यहाँ पर देख रहा हूँ प्रोनाउन भी एक सब्जेक्ट है, राम भी सब्जेक्ट है, प्रोनाउन भी सब्जेक्ट है और राम यहाँ पर नाउन भी सब्जेक्ट है। तो ये तुम्हारा प्रोनाउन हो गया। प्रोनाउन यहाँ पर, यहाँ सेंटेंस की स्टार्टिंग हो रही है, ये एड्रेस करने के लिए यूज हुआ है, ये एड्रेस करने के लिए यूज हुआ है। तो यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस। और ये तुम्हारा जो राम है ये तुम्हारा हो जाएगा वोकेटिव केस, वोकेटिव केस हो जाएगा। यू कैन टेक दिस बुक, दिस बुक क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, जैसे यहाँ पर अमित, अमित यहाँ पर क्या है, अमित यहाँ पर है वोकेटिव केस, वोकेटिव केस। और यहाँ पर यू क्या है, सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव केस है। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा है अमित यू आर डूइंग रॉन्ग। जैसे ये वर्ड होता है, ये जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसको लोग पढ़ते हैं रॉन्ग, रॉन्ग, ये रॉन्ग नहीं, इसको पढ़ा जाता है रोंग, रोंग। जैसे ही W आता है तो उसका जो हमारा साउंड होता है, हमारा जो मुंह का सर्कुलर होता है लिप का, वो ऐसे हो जाता है, रोंग। इट्स नॉट रॉन्ग, इट्स रोंग। क्लियर? ओके, नेक्स्ट लेवल में पहुंचते हैं। वोकेटिव केस आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेवल है व्हाट, पजेसिव केस। नेक्स्ट है पजेसिव, पजेसिव केस। पजेसिव वर्ड से क्लियर होता है, पजेसिव ये ट्रेंड में इस टाइम है, कोई भी रहता है वो अपने अपने आप को पजेसिव समझता है। कि जैसे कार में तुम बैठ गए, हो सकती है उसकी कार हो, तो बताइए उसको मत छू, अच्छे से बैठो, शीशा बंद करो, ऐसा करता रहता है। मतलब जब ऐसा कोई व्यक्ति बोलता है, इसका मतलब ये निकलता है वो उसमें पजेशन दिखा रहा है, अपना अपना अधिकार दिखा रहा है, दिखाना भी चाहिए भाई उसकी कार है। ठीक है, तो पजेसिव का मतलब होता है कि ऑनरशिप को दिखाना, ऑनरशिप को दिखाना, या बोल सकते हैं बिलोंगिंग्स, बिलोंगिंग्स को दिखाना, बिलोंगिंग्स। क्लियर? तो पजेसिव का मतलब होता है जहां पर ऑनरशिप को दिखाया जाए या पजेसिव को दिखाया जाए, सॉरी बिलोंगिंग्स को दिखाया जाए, वहां पर होता है पजेसिव केस। जैसे मैं बोलूंगा कि एग्जांपल्स में समझता हूं, इट इज माई कार। तो यहाँ पर कार जो है, ये जो कार है ये क्या है, अपनी है। इसको जो डिफाइन कर रहा है ये पजेसिव केस है, ये अपनी कार है। ठीक है, तो हम इसके बारे में अभी डिटेल में चलेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे कि पजेसिव केस होता क्या है। कि ये मेरी कार है, तो इसको डिफाइन करने के लिए इसकी जरूरत पड़ी हमें किसकी, पजेसिव केस की। हम आपको माय लगा दिया, ये किसी सेंटेंस में यूज हुआ है, माय के लिए पजेसिव केस है। अभी पजेसिव केस में क्या है, एडजेक्टिव है कि प्रोनाउन है, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे अभी आगे, देखते रहिए सामने। तो हम लोग क्या करते हैं, एक नेक्स्ट लेवल पहुंचते हैं पजेसिव केस के बारे में समझने के लिए। नेक्स्ट लेवल है उसको थोड़ा सा लिख देता हूं, कृपया इसको पढ़कर सुना दीजिए। ये क्या मैंने लिखा है, ये क्या लिखा है, व्हाट इज रिटन हियर, क्या पढ़ते हैं इसको, इसको बहुत लोग पढ़ते हैं एपोस्ट्रोफी। इट्स नॉट एपोस्ट्रोफी, इट्स एपोस्ट्रोफी, एपोस्ट्रोफी। जब कभी भी आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, रेस्टोरेंट एक वर्ड है, रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट, ये रेस्टोरेंट, इसको रेस्टोरेंट बोलते हैं, रेस्टोरेंट नहीं बोलते, रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट। ओके, जब कभी भी हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं या होटल में जाते हैं, किसी के साथ जाते हैं, तो हम बोलते हैं चाय कॉफी पिएगी क्या, एक वर्ड है ये, कॉफी पिएगी क्या। हो सकता है अपोजिट जेंडर वाला हो तो बोल दे कॉफी पिएगा क्या, तो वो हो सकता है सामने वाला बोल दे कि तेरे से बोलने तक नहीं आता है, कॉफी क्या पिलाएगा, आज से हमारी तेरी दोस्ती खत्म, ये रिश्ता क्या कहलाता है। ठीक है, तो ये कॉफी नहीं होता है, ये होता है कॉफी। बोलना सीखना चाहिए, कॉफी, कॉफी नहीं कि कॉफी पिएगी, कॉफी पिएगी, या कॉफी पिएगा, कॉफी पिएगा, कॉफी, इट्स कॉफी। क्लियर? तो क्या होता है, इसको जो पढ़ा जाता है ये होता है एपोस्ट्रोफी। व्हाट? एपोस्ट्रोफी। अब एपोस्ट्रोफी कैसे यूज होता है मैं इसको बता देता हूँ। एपोस्ट्रोफी का बेसिकली मतलब क्या होता है, एपोस्ट्रोफी बेसिकली पोजीशन को बताता है, पोजीशन, पोजीशन इसको पढ़ा जाता है, पोजीशन। और क्या होता है, रिलेशनशिप को, टू शो रिलेशन, टू शो रिलेशनशिप, आई थिंक विजुअल होगा, टू शो रिलेशन। पोजीशन का मतलब होता है, मैंने बता दिया, ऑनरशिप या फिर व्हाट,
बिलोंगिंग टू शो रिलेशन, रिलेशन को बताने के, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था व्हाट माय कार, माय कार में कार क्या है, मेरी कार है, मैं उसका ऑनर हूँ, मैं उसका बिलोंग करता हूँ, उससे बिलोंग करता हूँ। ओके, तो ये एपिस्ट्रोफी की बात हुई। एपिस्ट्रोफी बेसिकली डिफाइन करता है दो चीजों को, एक होता है पोजीशन, एक होता है टू शो रिलेशन। अब किसी भी सेंटेंस में कैसे एपिस्ट्रोफी यूज होता है इसके बारे में बता देता हूँ। एपिस्ट्रोफी यूज होती है लिविंग थिंग्स के साथ। लिविंग थिंग्स को जब हम किसी पोजीशन को बताएंगे तो वहां पर यूज करते हैं एपिस्ट्रोफी। एपिस्ट्रोफी का जो सिंबल होता है, जिसका साइन होता है, ऐसा होता है एपिस्ट्रोफी का। ये बेसिकली ऑक्सफोर्ड में ऐसा दिया रहता है, लेकिन ये हम लोग नहीं मानते हैं, ये होता है। क्लियर? चलो थोड़ा सा देख लेते हैं लिविंग थिंग्स में कैसे एपिस्ट्रोफी यूज होती है। एपिस्ट्रोफी यदि किसी भी वर्ड में यूज हुई है, एपिस्ट्रोफी बेसिकली यूज होता है किसी नाउन में। एपिस्ट्रोफी यदि किसी भी वर्ड में यूज हुई है तो उसके बाद पोजीशन ही दिखाया जाएगा, उसके बाद उसका पोजीशन ही दिखाया जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, लिविंग थिंग्स की मैं बात कर रहा हूँ। लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स का मतलब होता है जिसमें लाइफ होती है, उसे बोलते हैं लिविंग थिंग। ओके, जैसे मैं बोलूंगा कि गौरव स्टार, इसका मतलब क्या होता है? गौरव टॉल। इसका मतलब ये होता है जब किसी भी नाउन के बाद, जब किसी भी नाउन के बाद यदि कोई एपिस्ट्रोफी लगती है, यदि कोई एपिस्ट्रोफी लगती है, इसके बाद यदि कोई पोजीशन दिखाया जाता है, इसके बाद कोई पोजीशन दिखाया जाता है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, जब कभी भी नाउन के बाद एपिस्ट्रोफी लगी रहती है, नाउन में ही, इसके बाद पोजीशन दिखाया जाता है, तो इसका मतलब होता है इस एपिस्ट्रोफी का मतलब होता है इज। क्या होता है? इज होता है। क्लियर? जब किसी भी नाउन, किसी भी वर्ड के बाद यदि एपिस्ट्रोफी लगी है, एपिस्ट्रोफी एस भी हो सकती है, ये एपिस्ट्रोफी बस हो सकती है, एपिस्ट्रोफी एस भी हो सकती है। किसके बाद यदि पोजीशन दिखाया जाता है, इसका मतलब होता है इज। जैसे गौरव टॉल, इसका मतलब होता है गौरव लंबा है, गौरव इज टॉल, इसका मतलब होता है गौरव इज टॉल। क्लियर? गौरव इज टॉल। नेक्स्ट, एक पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा, मैं इसी एग्जांपल को मैं दूसरी तरह लिखूंगा, लिख दूंगा गौरव एपिस्ट्रोफी स्टडीड, स्टडीड लिख दिया, गौरव एपिस्ट्रोफी स्टडीड। आई थिंक ये विजुअल होगा, मैं बोल भी रहा हूँ, विजुअल नहीं होगा तो मैं बोल भी रहा हूँ। गौरव स्टडीड, इसका मतलब ये निकला जब किसी भी नाउन के बाद, जब किसी भी नाउन पर एपिस्ट्रोफी या एपिस्ट्रोफी यस लगी रहती है, तो इसके बाद यदि पास्ट पार्टिसिपल आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल आता है, तो इसका मतलब ये होता है, इस एपिस्ट्रोफी का मतलब होता है, इस एपिस्ट्रोफी का मतलब होता है हैज, हैज होता है। इट मींस गौरव स्टडीड का मतलब होता है, गौरव स्टडीड का मतलब मैं यहां पर लिख देता हूं, गौरव हैज स्टडीड, गौरव हैज स्टडीड हो गया। पहला मैंने बोला कि गौरव के बाद यदि कोई एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव पोजीशन में यहां पर मैंने लिख दिया एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, इट्स नॉट एडजेक्टिव, इट्स एडजेक्टिव। जब कभी भी गौरव के बाद ही कोई एडजेक्टिव आता है, इसका मतलब होता है एज। जब कभी भी गौरव जैसे कोई भी वर्ड नाउन के बाद यदि कोई आता है पास्ट पार्टिसिपल, तो इसका मतलब होता है हैज। एक और वर्ड है, तो उसको भी समझ लेते हैं। वर्ड है तीसरे कैटेगरी में कि जब किसी भी नाउन के बाद एपिस्ट्रोफी या एपिस्ट्रोफी एस यूज होता है, इसके बाद कोई पोजीशन दिखाया जाता है, पोजीशन कोई दिखाया जाता है, पोजीशन दिखाया जाता है। मान लो कि यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स की बात होगी, नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग की बात होगी। जब कभी भी नाउन के बाद एपिस्ट्रोफी एस हो, इसके बाद पोजीशन हो, नॉन लिविंग थिंग की बात होगी, तो इस पोजीशन, इस एपिस्ट्रोफी का मतलब होता है, इस एपिस्ट्रोफी एस का मतलब होता है व्हाट, क्या होता है? ऑफ, ऑफ होता है।
और जब कभी भी इस तरह से सेंटेंस आएगा, नाउन के बाद एपोस्ट्रोफी एपोस्ट्रोफी यस, इसके बाद पोजीशन, सबसे पहले इस पोजीशन को पहले लिखते हैं। इस पोजीशन को क्या करेंगे, पहले लिखेंगे पोजीशन, इसके बाद यहाँ पर ऑफ लगाएंगे, ऑफ के बाद ये नाउन अपना उतार देंगे। एक एग्जांपल से समझते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैं बोलूंगा कि रामस्कार, रामस्कार की बात हो रही है। रामस्कार का मतलब होता है, जैसे ये तुम्हारा क्या हो गया, नाउन, राम नाउन, एपोस्ट्रोफी लग गई, मतलब ये इसको कैटेगरी फॉलो कर रहा है, इसके फॉलो कर रहा है। यहाँ पर कौन, नॉन लिविंग थिंग्स आ गई, तो नॉन लिविंग थिंग्स आ गई, सबसे पहले लिखेंगे कार ऑफ राम, ये अपना होता है एपोस्ट्रोफी का खेल। क्लियर, राम कार, क्लियर। सबसे पहले मैंने बात किया व्हाट, सबसे पहले मैंने बात की कि जब कभी भी किसी नाउन के बाद एपोस्ट्रोफी एस एपोस्ट्रोफी आती है, इसके बाद कोई एडजेक्टिव लिखा रहता है, इसका मतलब, इस एपोस्ट्रोफी का मतलब होता है एज। क्लियर, जैसे मैं बोलूंगा जॉन टॉल, इसका मतलब होता है जॉन इज टॉल। अगेन दूसरा, जब किसी भी नाउन के में एपोस्ट्रोफी लगती है, किसी वर्ड में एपोस्ट्रोफी लगती है, मतलब यहाँ पर लिविंग थिंग्स की बात हो रही है, पूरे लिविंग थिंग्स सब जिंदा है राम लोग, तो जब किसी भी नाउन के बाद एपोस्ट्रोफी लगती है, इसके बाद पास्ट पार्टिसिपल आता है, इसका मतलब होता है, इस एपोस्ट्रोफी का मतलब होता है हैज। फिर नेक्स्ट, जब किसी भी नाउन में एपोस्ट्रोफी लगी रहती है, इसके बाद ये कोई नॉन लिविंग थिंग्स की बात करता है, किसी ऑब्जेक्ट की बात करता है, तो ये ऑब्जेक्ट पहले, फिर एपोस्ट्रोफी, इस एपोस्ट्रोफी का मतलब ऑफ, ये तुम्हारा हो जाएगा इधर। क्लियर, ये होता है लिविंग थिंग्स की बात। अब नेक्स्ट चलते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। याद रखना, एपोस्ट्रोफी का यूज हमेशा लिविंग थिंग्स के साथ ही किया जाता है, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ नहीं किया जाता है। इंग्लिश ग्रामर में एपोस्ट्रोफी का यूज जो होता है केवल लिविंग थिंग्स के साथ होता है, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ नहीं होता है, नॉन लिविंग थिंग्स का नहीं होता। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं यहाँ पर, साथ नहीं होता। जैसे मैं बोलूंगा व्हाट, जैसे मैं एक एग्जांपल यहीं से ले लेता हूं, चीयर्स लेग, चीयर्स लेग, ओके। मार्कर कैप, मार्कर कैप, जैसे ये कैप होगी, ये मार्कर कैप है, ठीक। तो ये इसकी पोजीशन है, इसकी ये पोजीशन है, इसका अधिकार है इसमें लगाना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ चेयर्स ले, मैं बोला नॉन लिविंग थिंग्स के साथ कभी भी एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं होता है, यहाँ पर एपोस्ट्रोफी का यूज गलत माना जाएगा। जब गलत माना जाएगा तो इस तरह की यूज होगा नहीं, तो इसका कैसे बनाएंगे, चेयर का लेग, चेयर का, किसी का लेग, चेयर की थोड़ी लेग होती है, लेग तो किसी लिविंग थिंग्स की होती है। क्लियर, तो इसका हमारा होगा, सही करेंगे तो ये हो जाएगा अपना लेग ऑफ चेयर हो जाएगा, लेग ऑफ चेयर। कभी भी नॉन लिविंग थिंग्स के साथ एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करते, याद रखना। जैसे मार्कर्स कैप, मार्कर्स कैप की बात कर रहा हूं, तो मार्कर्स कैप, कैप जो है ये भी नॉन लिविंग, मार्कर भी नॉन लिविंग, चेयर भी नॉन लिविंग, तो इसका हो जाएगा कैप ऑफ मार्कर। ये अपनी हो गई नॉन लिविंग थिंग्स की बात। ओके, चलते हैं आगे। अब हम चलते हैं, अभी तक ये थी स्कूल लेवल की बात, अब हम बात करते हैं क्या, कंपटीशन लेवल की। कंपटीशन लेवल में क्या होता है, कंपटीशन लेवल में कंपटीशन, इट्स कंपटीशन, कंपटीशन लेवल में क्या होता है कि आसान सवाल देते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल यहाँ पर लिख रहा हूँ, उसको आप ध्यान से देखिए, बताइए कि एपोस्ट्रोफी यूज होगी कि नहीं होगी। पहले कहता हूँ, समझा ही देता हूँ कि कहाँ पर, इसके बाद एक्सेप्शन केस भी होते हैं जहाँ पर एपोस्ट्रोफी का यूज किया जाता है। जैसे कभी भी कुछ देखो, एपोस्ट्रोफी का यूज हमेशा लिविंग थिंग्स के साथ होता है, एपोस्ट्रोफी का यूज नॉन लिविंग थिंग्स के साथ नहीं होता है। लेकिन कभी कभी एक वर्ड होता है फिगर ऑफ स्पीच में, पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन में थोड़ा समझ लेते हैं। पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है पर्सन, ये पर्सन से निकला है, पर्सन, तोड़ना पड़ेगा किसी वर्ड, पर्सन, पर्सन, पर्सन से निकला है, इट मींस मानव। जैसे एक हम मैथ्स में पढ़ते हैं, एक वर्ड होता है, वर्ड होता है सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन वर्ड निकला है सिंपल से, सिंपल का मतलब होता है सरल,
सिंपल का मतलब होता है सरल, तो यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है सरलीकरण, इसका मतलब होता है पूरे, इसका मतलब होता है सरलीकरण, ठीक है। तो ऐसे ही पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है मानवीकरण, मानवीकरण होता है। तो मानवीकरण का मतलब क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन इस फिगर स्पीच में कैसे यूज होता है, कहने का मतलब ये होता है कि जब हम कभी भी नॉन लिविंग थिंग्स को, ध्यान सुनना, जब कभी भी हम नॉन लिविंग थिंग्स को ट्रीट करते हैं एज ए लिविंग थिंग्स, जब किसी नॉन लिविंग थिंग्स को हम ट्रीट करते हैं एज ए लिविंग थिंग्स, तब वहां पर पर्सोनिफिकेशन होता है। जैसे मैं यहाँ पे थोड़ी सी डेफिनेशन लिख देता हूँ। when इसको when नहीं पढ़ा जाता, when या when non-living things are used, यहाँ पर थिंग्स इसलिए मैंने आर लगाया है क्योंकि यहाँ पर थिंग रहेगा कुछ भी रहेगा, इज यूज्ड या इज ट्रीटेड एज लिविंग थिंग, इज नोन एज पर्सोनिफिकेशन। जब कभी नॉन लिविंग थिंग यूज होती है, ट्रीट की जाती है ऐसे लिविंग थिंग्स की तरह, वहां पर होता है पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। मैं कुछ एग्जांपल यहाँ पर दे देता हूँ समझाने के लिए। पर्सोनिफिकेशन कहाँ अपना टांग अड़ाता है उसकी बात करते हैं। पर्सोनिफिकेशन एक यूज होता है ये टाइम के साथ, एक यूज होता है क्या, टाइम के साथ। टाइम यदि लगा है तो हम इसके बाद एपोस्ट्रोफी या एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं, ठीक। टाइम के साथ हम एपोस्ट्रोफी या एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं, ये हमारा सही माना जाएगा। दूसरा होता है क्या, दूसरा होता है प्लेस के साथ, प्लेस के साथ भी एपोस्ट्रोफी या एपोस्ट्रोफी एस का यूज हम कर सकते हैं, करते ही हैं बेसिकली। तीसरा होता है क्या, सेलेस्टियल बॉडी, सेलेस्टियल बॉडी के साथ एपोस्ट्रोफी या एपोस्ट्रोफी एस का यूज हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है सेलेस्टियल होता क्या है, व्हाट इज सेलेस्टियल। सेलेस्टियल का मतलब होता है हेवनली बॉडी। हेवनली बॉडी का मतलब होता है ऐसे ऑब्जेक्ट जो ऊपर तैर रहे हैं, यूनिवर्स में तैर रहे हैं, ऐसी बॉडी जो यूनिवर्स में तैर रही है। इसको मैं थोड़ा सा डिफाइन करता हूं। सेलेस्टियल का मतलब होता है हेवनली बॉडी भी बोला जाता है, हेवनली बॉडी, या फिर दूसरे वर्ड में बोलोगे तो इसको बोल देंगे अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट, अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स जैसे यूनिवर्स का मतलब क्या होता है, यूनिवर्स में कल से मैं क्लास सेशन स्टार्ट होगा तो मैं यूनिवर्स का मतलब बताऊंगा। यूनिवर्स का मतलब होता है यूनिवर्स, यूनि का मतलब होता है वन, वर्स का मतलब होता है टोन या तो बोल सकते हैं रिदम, ठीक है, जिसका एक ही रिदम है, एक ही टोन है, पूरा ब्रह्मांड जो है एक ही है, क्लियर, यूनिवर्स। तो यहाँ पर बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, सेलेस्टियल बॉडी की बात हो रही है। सेलेस्टियल बॉडी का मतलब होता है हेवनली बॉडी, हेवनली बॉडी में स्टार वगैरह सब आते हैं, सन वगैरह। तो वहां पर क्या होगा कि यहाँ पर एक फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट है जो यूनिवर्स में तैरता है। फ्लोटिंग का मतलब होता है तैरना, तैरते रहते हैं, एक हेवनली बॉडी, ठीक है। उसके बाद भी हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। एक चौथा होता है, फोर्थ नंबर, दैट इज इडियमेटिक एक्सप्रेशन, इडियम, इट्स नॉट आइडियम, इडियम। इडियमेटिक एक्सप्रेशन का मतलब होता है, इडियमेटिक एक्सप्रेशन का मतलब होता है एक्सप्रेस ऑफ मूड, एक्सप्रेस ऑफ मूड होता है। जैसे एक्सप्रेस ऑफ मूड का मतलब होता है नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इडियम है, मुहावरा है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा का मतलब देखा जाए तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा मतलब कि नाचते नहीं बता है, आंगन टेढ़ा बता रहे हो, ठीक है। एक इसका अलग भी मीनिंग होता है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। हो सकता है कि नाचते न बनता हो आंगन टेढ़ा होने की वजह से। एक लिटरल मीनिंग निकलती है, एक इंप्लाइड मीनिंग निकलती है, तो उसके दो मतलब निकले। जैसे मैं बोलता हूँ 9 2 11 होना,
9 2 11 तो 9 2 11 ही होते हैं। लिटरल मीनिंग देखा जाए शाब्दिक अर्थ 9 2 11 ही होते हैं। एक 9 2 11 का मतलब होता है भाग जाना। जैसे तीसरा एग्जांपल मैं लूं तो नाक को चने चबाना, नाक से क्या चने को चबाया जा सकता है? इट इज इम्पॉसिबल। लिटरल मीनिंग देखा जाए तो नाक को चने चबाना, नाक से चने को चबाना होता है, ठीक है। लेकिन इसकी शाब्दिक अर्थ, इसमें भावार्थ में जाए, इंप्लाइड मीनिंग में जाए, इसका मतलब ये होता है कि किसी को परेशान कर देना। ये इडियमेटिक एक्सप्रेशन है, मतलब होता है अपने मूड को एक्सप्रेस करना। अपने मूड को एक्सप्रेस करने के लिए इडियमेटिक एक्सप्रेशन का यूज किया जाता है। इसके मैं दो मीनिंग बता देता हूँ, पहले इसको नोट डाउन कर लिया होगा। टाइम के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। दूसरा होता है प्लेस के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। सेलेस्टियल बॉडी के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। फिर होता है इडियमेटिक एक्सप्रेशन, इसके साथ भी एपोस्ट्रोफी एस या एपोस्ट्रोफी का यूज कर सकते हैं। इसका भी यूज हम कर सकते हैं। यही चार हम यूज करते हैं। और इस इडियमेटिक की दो मीनिंग निकलते हैं। उस मीनिंग को मैं थोड़ा समझा देता हूं। इस इडियम के दो मीनिंग निकलते हैं। इस इडियम के दो मीनिंग निकलते हैं। एक होता है व्हाट, एक होता है लिटरल मीनिंग, जिसको बोला जाता है शाब्दिक। एक होता है इम्प्लाइड मीनिंग, जिसका होता है भावार्थ। क्लियर? लिटरल मीनिंग का मतलब होता है जैसे 9 2 11 ही होते हैं। लिटरल मीनिंग है, शाब्दिक अर्थ है। इम्प्लाइड मीनिंग का मतलब होता है भावार्थ। उसको कैसे इंप्लाई किया गया है? इसका मतलब होता है 9 2 11 होना मतलब ना कुछ नहीं, 9 2 11 होना मतलब भाग जाना होता है। क्लियर? ये होता है। तो चलते हैं, कुछ एग्जांपल लिखते हैं। आप उस एग्जांपल को बताएंगे सही है या गलत। एपोस्ट्रोफी से ही रिलेटेड है। बस मैंने यहाँ पर फ्रेज लिखे हैं, उसमें बता दीजिएगा सही है कि गलत। चलते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। सीधी पॉपुलेशन की बात हो रही है। पॉपुलेशन तो यहाँ पर देखा जाए, पॉपुलेशन एक पोजीशन है। एपोस्ट्रोफी मतलब है इसके बाद जो भी वर्ड लिखा जाएगा वो क्या हो जाएगा? पोजीशन। ये जो भी वर्ड है उसके बाद क्या हो जाएगा? पोजीशन। ये एपोस्ट्रोफी के पहले क्या होना चाहिए? लिविंग थिंग। तब इसमें हमें एपोस्ट्रोफी यूज करना है, अदरवाइज एपोस्ट्रोफी यूज नहीं होगा। देखा जाए इस तरह से एपोस्ट्रोफी गलत होगी। इस अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था टाइम, प्लेस,
सेलेस्टियल बॉडी एंड इडियोमेटिक एक्सप्रेशन के बाद हम एपोस्ट्रोफी का यूज कर सकते हैं। टाइम, प्लेस, यहाँ पर ये सीधी क्या है, एक प्लेस है, तो प्लेस है मतलब सीधी की पॉपुलेशन, तो यहाँ पर एपोस्ट्रोफी कहना हमारे लिए सही होगा। क्लियर? वैसे पॉपुलेशन देखा जाए तो लोगों की होती है, इंसानों की होती है, लेकिन यहाँ पर सीधी की कोई पॉपुलेशन है नहीं। जैसे रीवा की बात करता हूँ, किसी सतना की बात करता हूँ, किसी की बात करूंगा दिल्ली की, इंडिया की, उसकी एपोस्ट्रोफी नहीं होती है, ऐसा ही एपोस्ट्रोफी होगा, पॉपुलेशन नहीं होती है, वहाँ के जो लोग रहते हैं वो पॉपुलेशन होते हैं, ठीक है, पॉपुलेशन। तो यहाँ पर सीधी कोई पॉपुलेशन है नहीं, लेकिन यहाँ पर हम यूज करते हैं किसी भी प्लेस के साथ, तो यहाँ पर कहना हमारा सही होगा। दूसरा मैंने एग्जाम्पल लिया दिल्ली, पोल्यूशन। पोल्यूशन दिल्ली थोड़ी फैलाती है, दिल्ली तो फैलाती नहीं, पोल्यूशन फैलाते तो हम लोग हैं, तो यहाँ पर दिल्ली क्या है, एक प्लेस की तरह यूज है, इसलिए ये भी कहना हमारे लिए सही होगा। वन डेज लीव, लीव क्या है यहाँ पर, नाउन है, तो वन डे यहाँ पर क्या है, एक टाइम की बात कर रहा है, टाइम की जब बात कर रहा है तो यहाँ पर एपोस्ट्रोफी कहना सही होगा। नेक्स्ट, बर्थडे सेलिब्रेशन, बर्थडे सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन नाउन, यहाँ बर्थडे क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स की बात हो रही है, लिविंग थिंग्स तो है नहीं, लेकिन ये क्या है, एक बर्थडे सेलिब्रेशन क्या है, ये एक टाइम प्लेस, टाइम की बात कर रहा है, ठीक है, ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, सही होगा अपने आप में। न्यू ईयर ओकेजन, ओकेजन, न्यू ईयर क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है, ये पोजीशन है, पोजीशन के पहले एपोस्ट्रोफी सही, लेकिन न्यू ईयर क्या नॉन लिविंग, तो एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन एडवांस लेवल में पढ़ते हैं तो टाइम, प्लेस, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन, सेलेस्टियल बॉडी के बाद एपोस्ट्रोफी का यूज हम कर सकते हैं, इसलिए कहना सही होगा। ओकेजन, ओकेजन, ये जो वर्ड है ओकेजन, स्पेलिंग टेस्ट में ये कभी कभी पूछ देता है ओकेजन, तो इसको इस तरह लिख देते हैं, तो हम कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, कहाँ होगा, इस एस सी डबल सी होता है, यहाँ पर एक ही एस होता है, यहाँ पर एक मैंने लिखा, यहाँ पर डबल लिखा, ये तुम्हारा गलत होगा, ये अपना सही होगा। ओकेजन, ओकेजन मतलब उपलक्ष्य, ओकेजन नहीं पढ़ते, ओकेजन। ओके, सनरेज, सनरेज धूप निकलती है जहां से, सनरेज, सनरेज का मतलब होता है ये अपना पोजीशन है, ये तुम्हारा क्या सेलेस्टियल बॉडी है, इसलिए अपने आप में कहना क्या हो जाएगा, सही होगा। मून्स प्रेजेंस, ये अपने आप में नाउन, मून की बात है, सेलेस्टियल बॉडी, ये भी अपने आप में कहना सही होगा। एट ए स्टोन्स थ्रो, एट ए स्टोन्स थ्रो, यहाँ पर क्या है, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, इसलिए यहाँ भी कहना ये उचित होगा। एट एन आर्म्स लेग, एट एन आर्म्स लेग, मैंने बताया था कि जब कभी भी आर के पहले कोई बाउंस आता है तो हम आर को, आर जो होता है वो साउंड है, इसलिए मैं इसको आर्म पढ़ रहा हूँ। एट एन आर्म्स लेग, ये भी अपने आप में कहना सही होगा। कोर्ट्स आर्डर, कोर्ट्स आर्डर, कोर्ट्स आर्डर कोई देती है, वहां पर जो जज बैठा रहता है वो ऑर्डर देता है, कोर्ट तो कोई ऑर्डर दे नहीं सकती, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं कोर्ट्स आर्डर। लेकिन मैंने यहाँ बताया था कि जब कभी भी हम किसी को एज यूज करते हैं, कैसे, पर्सोनिफिकेशन में, फिर हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड है ये कोर्ट्स आर्डर। जैसे कभी कभी ये होता है हमारी मोबाइल खराब हो जाती है, या हमारी गाड़ी, बाइक चलाते रहते हैं, वो कभी खराब हो जाती है, स्टार्ट नहीं होती, तो हम लोग कहते हैं स्टार्ट क्यों नहीं होता, बोलते हैं क्यों नहीं हो रही स्टार्ट, उसको ठोकते हैं, ठीक है, बोलते ऐसे। तो कभी कभी मोबाइल भी होता है, मोबाइल में क्या होता है कि मोबाइल में टावर या नेटवर्क जो भी बोलते हैं वो नहीं आता, तो क्यों नहीं आ रहा है नेटवर्क, वो थोड़ी रिप्लाई करेगा कि वो थोड़ा सा आते हैं कुछ देर से, ऐसा थोड़ी होता है। तो कहते हैं कि जब कभी किसी नॉन लिविंग थिंग्स को, निर्जीव व्यक्ति को यूज करते हैं एज ए लिविंग थिंग, तो वहां पर क्या होता है, एपोस्ट्रोफी का यूज कर सकते हैं, तो कोर्ट्स आर्डर क्या अपने आप में सही है। क्लियर? तो यहाँ से हमें एक बात समझ में आई, एपोस्ट्रोफी की, एपोस्ट्रोफी का मतलब होता है पोजीशन, या कोई पोजीशन ऐसा दिखाया जाए तो किसी से बिलोंग करता है, एपोस्ट्रोफी, एपोस्ट्रोफी, ठीक है। तो एपोस्ट्रोफी में एक लिविंग थिंग होता है, एक नॉन लिविंग थिंग कैटेगरी होती है। लिविंग थिंग में एपोस्ट्रोफी का यूज किया जाता है, नॉन लिविंग थिंग में एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं किया जाता है। एक एडवांस लेवल है कि हम टाइम, प्लेस, सेलेस्टियल बॉडी, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन के साथ हम क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफी का यूज कर सकते हैं। क्लियर? जैसे मैं थोड़ा सा एक दो एग्जांपल और दे देता हूँ। कि एपोस्ट्रोफी जो होती है कि जब कभी भी किसी वर्ड के बाद, मैंने अभी लिखा था एपोस्ट्रोफी और एक एपोस्ट्रोफी एस लिखा था, ये दो वर्ड मैंने लिखे थे, एक एपोस्ट्रोफी, एक एपोस्ट्रोफी एस। याद रखना, जब कभी भी किसी वर्ड के बाद, जैसे मैं बोलूंगा, अपनी ही बात करता हूँ, विकास, ठीक है, जब एक विकास लिख लिया, एक रमेश लिख लिया,
मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मोबाइल, यहाँ पर भी लिख देता हूँ मोबाइल। क्लियर? तो यहाँ पर देखो ये नाउन है। अब जब नाउन है तो ये भी तुम्हारा क्या होगा, इसके जो पहले होगा वो एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव जिसको बोलते हैं, ये भी नाउन हो गया। मोबाइल ये भी नाउन, रमेश ये भी नाउन। तो लगातार दो नाउन नहीं आ सकते, लगातार दो नाउन नहीं आ सकते। इस नाउन को जो क्वालिफाई करेगा ये एडजेक्टिव होगा। जब एडजेक्टिव होगा इसमें हम इस नाउन को एडजेक्टिव बनाने के लिए, इस नाउन को एडजेक्टिव बनाने के लिए हम उसका एपोस्ट्रोफी का भी यूज करते हैं। ठीक है? तो क्या होता है, जैसे विकास लिखा है, विकास मोबाइल। अब विकास मोबाइल लिखा है तो हम जब इसको नाउन है इसको एडजेक्टिव बनाएंगे तो हम इस तरह लिखेंगे, क्या, विकास एपोस्ट्रोफी एस मोबाइल। ये कहना गलत होगा, क्योंकि जब कभी भी किसी वर्ड के लास्ट में, जब कभी भी किसी वर्ड के लास्ट में यस आता है तो वहां पर केवल हम एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं, केवल एपोस्ट्रोफी करते हैं, क्योंकि वहां पर हम अवॉइड करते हैं हिसिंग साउंड को। हिसिंग साउंड, हिसिंग का मतलब है जो एस का साउंड आता है। यहाँ पर क्या करेंगे, अवॉइड हिसिंग साउंड। वहां पर हम क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी का सॉरी इस एस को अवॉइड करेंगे, मतलब यहाँ पर ये कहना गलत होगा। हम यहाँ पर यूज क्या करेंगे, विकास मोबाइल। क्लियर? फाइन। जैसे रमेश है, मोबाइल, ये मोबाइल के अपने आप में नाउन है। अब मोबाइल नाउन के पहले भी एक नाउन आ गया, मतलब यहाँ पे इसको एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी यूज होगी। तो एपोस्ट्रोफी यूज होगी, हम यहाँ पे डायरेक्ट एपोस्ट्रोफी यूज कर सकते हैं, एपोस्ट्रोफी एस, क्योंकि यहाँ पे हिसिंग साउंड ही एच है। क्लियर? जैसे मैं एक दूसरा वर्ड लिखता हूँ समझाने के लिए, जेम्स, जेम्स कार। अब इसमें एपोस्ट्रोफी का यूज कैसे करेंगे, जेम्स कार, ये अपने आप में एक नाउन है, अपने आप में नाउन है, ये भी एक अपने आप में नाउन है, नेम है। तो अब इस नाउन को जब ये क्वालिफाई कर रहा है, इट मींस ये एडजेक्टिव होगा। एडजेक्टिव तब होगा जब इसको क्या करेगा, इसमें यूज करेंगे एपोस्ट्रोफी का, तब ये एडजेक्टिव होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे। जब एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे तो यहाँ भी यस, यहाँ भी यस, मतलब क्या हुआ, हिसिंग साउंड आ रही, हिसिंग साउंड आ गई तो ये तुम्हारा हो जाएगा गलत। इसको हम लिखेंगे जेम्स कार, बस एपोस्ट्रोफी बस पे यूज करेंगे। क्लियर? मैं एक छोटा सा एग्जांपल और समझा देता हूँ थोड़ा। एक लिखा रहता है इंडिया टीम, इंडियन टीम, ये लिखा है। अब बोला जाए कि कौन सा सही है, इंडिया टीम सही है, इंडियन टीम? तो आप लोग बोलेंगे इंडियन टीम नहीं जच रहा है, इंडियन टीम है, इंडियन टीम सही होगा, क्योंकि टीम जो है एक नाउन है, और नाउन को क्वालिफाई किसने किया, इंडियन। इंडियन क्या है, एक एडजेक्टिव है। इसी तरह इंडिया टीम, अब इसको एडजेक्टिव बनाने के लिए क्या किया जाता है, एपोस्ट्रोफी का यूज किया जाता है। अब इसमें एपोस्ट्रोफी यूज करेंगे तब काम बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा, तो ये हो जाएगा इंडियाज टीम। क्लियर? इस तरह से होता है स्ट्रक्चर एपोस्ट्रोफी का। एपोस्ट्रोफी का बेसिकली यूज एडजेक्टिव बनाने के लिए भी किया जाता है किसी भी नाउन को। यहाँ तक की कहानी चलते, थोड़ा सा 2 मिनट की और क्लास है, इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कि जो पजेसिव होता है, पजेसिव का मतलब होता है समथिंग दैट बिलोंग्स टू समवन और समथिंग। पजेशन का मतलब होता है समथिंग दैट बिलोंग्स टू, समथिंग दैट बिलोंग्स टू समवन और समथिंग, दैट इज पजेशन। क्लियर? तो एक वर्ड आता है पजेसिव वर्ड। जब हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे प्रोनाउन में भी इसको हम समझा देंगे अच्छे से। पजेसिव वर्ड्स, पजेसिव वर्ड्स वहां पर हम समझेंगे पजेसिव वर्ड्स कितने होते हैं। देखा जाए तो पजेसिव वर्ड्स 7 होते हैं, जिसमें फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या होता है, आई। आई का जो पजेसिव केस होता है वो मैं इसको नहीं लिखूंगा, जब नाउन प्रोनाउन पढ़ाएंगे तो बताएंगे। पजेसिव वर्ड्स जो होता है, आई का होता है माय, बी का होता है आर, आर पढ़ते इसको, आर, इसको पढ़ा जाता है आर। आवर नहीं पढ़ते, आवर की, आवर स्कूल, आर स्कूल। जैसे एक वर्ड और होता है आर, इसको हावर बहुत लोग बोलते हैं, हावर, बहुत लोग आवर बोलते, आवर नहीं, आर होता है, आर, आर, इसको आर, आर। क्लियर? आर। ही से होता है हिज, सी से होता है हर, इट का होता है इट्स, वी का होता है आर लीजिए आई बी, दे का होता है देयर, यू का होता है योर। 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे 7 क्या हो गए, पजेसिव वर्ड हैं। ये पजेसिव वर्ड होते हैं। पजेसिव, इसको एडजेक्टिव के नाम से भी जाना जाता है। इन पजेसिव वर्ड्स के बाद कभी भी एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं होता है। इसको ध्यान से माइंड में कर लीजिए कि इन वर्ड्स के बाद कभी भी पजेसिव, इन पजेसिव वर्ड्स के बाद कभी भी एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं होता। मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख देता हूँ।
we don't use, we never use, या we don't use apostrophe after possessive adjective. पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हम कभी भी एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे मैं एग्जांपल लिया है, इट्स माय ड्यूटी टू टीच वेल। इट्स नॉट वेल, वेल। यहाँ पर मैंने दो सेंटेंस लिखे, इट्स माय ड्यूटी टू टीच वेल। अब यहाँ पर मैं बोलूंगा कि इसमें क्या सही होगा, क्या बताएंगे आप? तो मैंने यहाँ बोला था कि किसी भी पजेसिव एडजेक्टिव में, पजेसिव वर्ड में कभी भी एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं होता है। एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं होता किसी भी पजेसिव वर्ड में एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं होता है। यहाँ पर देखेंगे इट्स, तो यहाँ पर यूज हुआ, मतलब हम इसको गलत मान लेंगे वैसे देखा जाए तो। ये क्या हुआ, इट्स, यहाँ पर क्या है, इट्स माय ड्यूटी टू टीच। यहाँ देखा जाए तो ये सही होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर माय वर्ड ऑलरेडी पजेसिव एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के पहले भी एडजेक्टिव नहीं आएगा। जैसे माय यहाँ पर भी है, इट्स भी यहाँ पर है। जब मैं एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा, प्रोनाउन पढ़ाऊंगा, इसके बारे में डिटेल्स में इंफॉर्मेशन दूंगा कि क्यों ऐसा होता है। ये जब माय है, इसके पहले भी पजेसिव वर्ड नहीं आएगा वर्ड, ये तुम्हारा हो जाएगा गलत। इस वर्ड का मतलब होता है, मैं इसको फिर से लिख देता हूँ, इट्स। ये जो ऊपर लिखा है, ये इसको एपोस्ट्रोफी नहीं बोलते, इसको बोला जाता है रेज्ड कॉमा। रेज्ड कॉमा बोला जाता है। ऑक्सफोर्ड कॉमा भी बोलते हैं, रेज्ड कॉमा भी बोलते हैं। तो यहाँ पर इट्स हो जाएगा। इसका मतलब होता है इट इज, इसका मतलब होता है इट इज। ये जैसे एक वर्ड होता है हम लोग यूज करते हैं ये, इसका मतलब होता है आई एम होता है। ये तुम्हारा एपोस्ट्रोफी नहीं है, ये तुम्हारा रेज्ड कॉमा है, ऑक्सफोर्ड कॉमा है। क्लियर? सीरियल भी इसको बोला जाता है। क्लियर? तो इट्स हो गया यहाँ पर, इट्स, ये वाला इट्स नहीं होगा। अब यहाँ पर लिखा दिस बुक हैज हिज हर इट्स वर्थ। मैं कल बताया था, जेंडर के बारे में बात किया था कि जब कभी भी नॉन लिविंग थिंग्स की बात होगी तो वहां पर यूज होता है इट्स। लेकिन जब कभी भी यहाँ पर कॉमन नाउन की बात हो जाएगी, ये तीनों लिख दिया जाएगा, तो हमेशा प्रायोरिटी दी जाएगी मैस्कुलिन को, हिज को। यहाँ पर दिस बुक क्या है, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन है क्या? कॉमन नाउन तो है, लेकिन लिविंग थिंग्स की बात नहीं कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है? नॉन लिविंग थिंग्स की बात कर रहा है। नॉन लिविंग थिंग्स की बात कर रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर कि हिज भी नहीं होगा, हर भी नहीं होगा। अब ये दो वर्ड हैं, जब किसी भी नाउन को जो क्वालिफाई करता है वो होता है पजेसिव केस होता है। पजेसिव केस मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट्स। यहाँ पर ये कहना सही होगा, ये तुम्हारा गलत हो जाएगा। इसको यदि हम लिखेंगे इट्स का, इसका मतलब दिस बुक हैज इट इज वर्थ, ये थोड़ी होगा दिस बुक हैज इट्स वर्थ। क्लियर? तो आज की कहानी यहीं तक है, फिर मिलते हैं कल हम एक नए सेशन के साथ आएंगे जिसका नाम है वोकैबुलरी। वोकैब सेशन को स्टार्ट करेंगे और आप लोग पढ़ते रहिए और हमें हेल्प भी करिए सब्सक्राइबर को बढ़ाने के लिए। ओके, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और गॉड ब्लेस यू।